नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ की राजनीति में धान पर घमासान कोई नई बात नहीं है। जब से प्रदेश का जन्म हुआ तब से लेकर आज तक राजनीतिक दलों का कोई पसंदीदा मुद्दा रहा है तो वो है धान। बुआई से लेकर कटाई तक, तो खरीदी से लेकर उठाई तक हर स्तर पर राजनीति हावी रही है। और हो भी क्यों ना, जब प्रदेश का सबसे बड़ा वर्ग धान की फसल से जुड़ा हुआ हो तो ना चाह कर भी निगाहें इधर टिकानी ही पड़ती है। कुछ ऐसा कि फिर देखने को मिला जब प्रदेश में धान खराबी की खबरें सामने आई तो बीजेपी ने जांच समिति का गठन कर दिया, जिसकी रिपोर्ट क्या तैयार हुई चर्चा का विषय बन गई। एक सप्ताह की जांच में खुलासा हुआ कि 8 लाख मीट्रिक टन धान खराब हो गई। तब शोर शुरू हुआ जिम्मेदारी का। जहां बीजेपी ने इसे कांग्रेस सरकार की नाकामी बताया तो कांग्रेस ने जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराया। जिनके बीच उलझे किसान का सवाल कि कब तक राजनीतिक दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। आखिर कब तक राजनीति का शिकार हुए अन्नदाता की मेहनत बर्बाद होती रहेगी। छत्तीसगढ़ मांगे जवाब में पूछेंगे सवाल कि क्या धान की बर्बादी केंद्र की जिम्मेदारी। चर्चा शुरू करें इससे पहले प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए। 72 घंटे बाद धान का उठाव हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 6 महीने बीतने को है, अभी तक सोसाइटियों में धान वैसी का वैसी पड़ा हुआ है। धान अंकुरित हो रहा है, धान बारिश में भीग कर सड़ रहा है और बावजूद इसके सरकार अभी तक प्रदेश की जनता को, प्रदेश के किसानों को गुमराह कर रही है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक समिति का गठन किया है और उस समिति ने पूरे जिले में क्रमशः सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में मिलकर एक रिपोर्ट यहाँ पर हमको दी है। उस रिपोर्ट को हमने तैयार किया है। इस तरीके से प्रदेश में सुनिश्चित तरीके से इरादतन ये एक बड़ा षड्यंत्र है जिसके साथ में धान को सड़ाया जा रहा है। ये सारे मामले को लेकर ये एक रिपोर्ट हम केंद्रीय नेतृत्व को सौंपने जा रहे हैं। भारत सरकार को भी इस रिपोर्ट को हम सौंपेंगे और उसके बाद इस सरकार के पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे लगता है उनको अगर लोक धन की चिंता होती तो छत्तीसगढ़ के किसानों का, यहाँ के किसानों के उत्पाद धान का, और आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है तो मैं अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह करूंगा कि अभी भी वक्त है। देश के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से आग्रह करें, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो किसानों के साथ दोहरा मापदंड अपनाना छोड़ दे। हमारा चावल लेने के लिए अभी भी निर्देश अगर केंद्र सरकार जारी करेगी तो छत्तीसगढ़ का पूरा धान का निष्पादन हो जाएगा। ये धान की अगर लोक धन की बर्बादी हो रही है, इसके कारण भी केवल एकमात्र है केंद्र सरकार की अड़ियल रवैया। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर अब एक बार फिर शुरू हो चुका है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। इस वक्त छत्तीसगढ़ से एडिटर प्रकाश चंद्र घूता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रमोद दुबे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुबे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता केदारनाथ गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले किस तरह से अब इस मसले को लेकर राजनीति को रखी है, इसको समझने के लिए होता सर का रुख करते हैं। सर, कैसे समझा जाए इन परिस्थितियों को, इन परिदृश्य को? देखिए, सीधी सी बात है, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें 125 लाख टन धान का उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की पूरी आर्थिक जो रीढ़ है वो है धान। ये इसीलिए कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। और छत्तीसगढ़ के 80% लोग धान या खेती पर निर्भरशील है। ऐसे में धान जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा होना लाजमी है। सरकार भी अगर बनी है तो 2500 रुपया का जो ऐलान किए प्रति क्विंटाल का समर्थन मूल्य, उसी से लोगों ने जी भर के सबने आशीर्वाद भी दिए, वोट भी दिए और 70 सीट मिली। लेकिन उससे बड़ी सवाल यही है, प्रमोद दुबे जी ही इसका बेहतर बताएंगे। प्रमोद जी, जिस तरह से आपने 2000-2003 के बीच केंद्र में जब बीजेपी की सरकार थी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में जाके आंदोलन दिया था, धरना प्रदर्शन किया गया था प्रधानमंत्री के जो घर है, निवास है, उसके सामने, और सभी लोग गिरफ्तारी दिए थे। लगातार इस तरह की योजनाएं बनाई जा रही थी, दिल्ली में जाके प्रदर्शन करेंगे। अगर आपको 60 लाख टन धान चावल का उठाव का अगर अनुमति देती है, अब बाद में उसको ना बोलते हैं, तो धान क्या इसी तरह से पड़ा रहेगा खुले मैदान में?
प्रमोद जी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये धान का कटोरा है छत्तीसगढ़। अन्य प्रांतों से जिस प्रकार से पंजाब या हरियाणा या छत्तीसगढ़, ये देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां चावल की बाहुल्यता होती है और इसे धान का कटोरा भी इसीलिए कहा जाता है। और आदरणीय पीयूष गोयल जी ने लिखित में छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार से ये वादा किया था कि हम आपके 60 लाख मीट्रिक टन धान निश्चित रूप से खरीदेंगे। बाद में उन्होंने इसे मुकरते हुए 24 लाख टन धान खरीदने की बात उन्होंने दोहराई, जिसके कारण चाहे वो पीडीएस में गरीबों को 1 रुपये में दी जाने वाली चावल की बात करें, जिसे राज्य सरकार मिलिंग के माध्यम से पीडीएस में गरीब परिवार के लोगों को देती है, चाहे वो हम 14 लाख किसान थे, भूपेश बघेल जी की सरकार के आने के बाद 5 लाख किसान और बढ़े, और जो लोग गांव से शहर की ओर आ रहे थे उनको ये समझ में आया कि छत्तीसगढ़ की सरकार वास्तव में किसानों की सरकार है और किसान होना अपने आप में एक गौरव की बात है और गर्व की बात होना निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी की सरकार ने ठीक है ये करके दिखाया। अब बात ये आ गई कि इतने बड़े पैमाने पर जो हमारे धान जो सोसाइटियों में जो पहुंच जाने चाहिए थे वो किन कारणों से नहीं पहुंच पाए, मैं उस पर भी आता हूं। देखिए, आपको मालूम है कि कोरोना काल में गाड़ियां भी बंद रही, ट्रांसपोर्टिंग भी बंद रहे, सारे प्रकार के संसाधन सरकार ने कोरोना की प्राथमिकता को देखते हुए केंद्र की सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की। तब से लेकर आज तक के आज भी हम लेकिन ट्रांसपोर्ट तो नहीं हो पाए हैं। चालू था सर। नहीं, आपको अगर याद होगा, क्योंकि मैं खुद ट्रांसपोर्टर हूं, नहीं मैं खुद ट्रांसपोर्टर हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट का जो काम था, क्योंकि लॉकडाउन में समझ लीजिए आप कि 3 माह का समय जो था वो पूरा का पूरा बंद था हमारे उसमें। केवल आवश्यक और अत्यावश्यक वस्तुएं जो बाहर प्रांतों से आते हैं, तो धान जिनकी बात अगर हम करें, तेल की बात करें हम, सर यह अति आवश्यक नहीं माना जाता है क्या? जिस तरह से आपने कह रहे हैं यह सही है, ठीक है। मैं आपको आपके आगे एक सवाल मेरा और भी है, लेकिन उससे पहले मैं केदार गुप्ता जी को इसमें सम्मिलित करना चाहता हूं। केदार जी, एक सीख तो आपने सरकार को दे दी, धान का उठाव नहीं करके इनको जो सीख दी है उसका परिणाम है कि सरकार ने अपनी नीति बदल दी है। अब धान में 9,000 रुपया और जो अन्य फसल करेगा उसको 10,000 रुपया बोनस दिया जाएगा या प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। यह तो एक सीख दे दी, लेकिन जो एफसीआई के जरिए केंद्र का भी खेल रहा वो भी तो कम नहीं था। देखिए, केंद्र का खेल था कि नहीं था, मुझे थोड़ा अवसर दीजिएगा। मैं 3 बिंदुओं में ये बात को क्लियर करना चाहता हूं आपके दर्शकों के सामने कि छत्तीसगढ़ में धान अभी भूपेश जी आए जब से नहीं हो रहा है, शुरू से हो रहा है, आदि अनंत काल से हो रहा है। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 15 वर्षों तक थी, हमको 24 लाख टन ही केंद्र मांगता था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, और बकायदा उतना स्टॉक समय से वहां दे दिया जाता था जिससे धान इतना खराब नहीं होता था। दूसरी बात, पहले परिवहन हो गया। दूसरी बात, 72 घंटे के अंदर जो सोसाइटीज हैं उससे धान उठ के संग्रहण केंद्रों में चला जाना चाहिए। 93 लाख टन धान खरीदी हुई है इस बार। मैं आपसे मैं 3 घंटा 3 मिनट मतलब 3 पॉइंट में बात कहूंगा। दूसरी बात, नवंबर दिसंबर में धान की खरीदी हुई, 72 घंटे 72 आवर्स है ना, 2 से 3 दिन में सोसाइटी से धान संग्रहण केंद्र में चला जाना चाहिए। कोरोना का लॉकडाउन की बात हम सब कर रहे हैं, कोरोना का लॉकडाउन 9 अप्रैल से लगा इस बार, और कहां दिसंबर में खरीदी हो गई थी और अप्रैल तक के हम रोना रो रहे हैं, तो रोना ना रोएं। दूसरी बात, तीसरी बात कहूंगा, 3,40,000 टन चावल, 3,40,000 टन चावल जो पिछले बार का कह रहा हूं, जो 28 लाख टन पिछले बार लिया था सरकार ने, 4 लाख टन बढ़ाकर केंद्र सरकार ने लिया था, उसमें 3,40,000 टन तो ये आज तक नहीं दे पाए और केंद्र सरकार लेती नहीं, कहते हैं। उसके बाद मई तक के इनको जितना चावल जमा करना था एफसीआई में वो आधे में है, खाली एफसीआई नहीं, ये तो पीडीएस सिस्टम तो उसी का पनिशमेंट दे रहे हैं क्या?
नहीं, पनिशमेंट का क्या है इसमें? आप काम नहीं करेंगे और पनिशमेंट की बात करेंगे? काम तो आपको करना है ना। स्टेट गवर्नमेंट किस लिए है? खाली चम्मच से मलाई खाने के लिए? धान खरीद लिया सर, 93 लाख टन धान खरीदी गई, आप 72 लाख टन धान खरीदते थे। हाँ, तो कौन सी बड़ी बात है? 78 लाख टन तक हमने खरीदा है, 92 लाख टन का खरीदा, बहुत अच्छी बात है। तो सड़ाने के लिए खरीदा ना, और ताकि ये उसका नीलामी है 1200 रुपए में अच्छा धान बेच रहे हैं, 2500 में खरीद रहे हैं धान को। ये तो कह रहे हैं कि इनकी टाइम पे बेहतरीन था, कभी धान नहीं सड़ा। यह और बात है कि कई जगह तब भी हम दिखाते थे बिना कैप कवर के, धमतरी से लेके कई जिलों में धान सड़ते हुए हमने दिखाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी की दावा है, क्या कहेंगे उसको, वो 78 लाख टन धान खरीदते थे और बेहतर व्यवस्था थी कह रहे हैं। ये भी जवाब ले लीजिए कि 3,40,000 टन पिछले साल का केंद्र सरकार को अभी तक क्यों नहीं दिया, ये भी जवाब। ठीक है प्रमोद जी। 60 लाख टन हम खरीदेंगे, उसके बाद 24 लाख टन खरीद रहे हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कब तक अपने नेताओं की बचाव करते रहेंगे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि 1 साल से पूरे देश का किसान सड़कों पर आकर रो रहा है कि केंद्र सरकार ने आपको धोखाबाजी की, किसानों की बात करती है। हर जी, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने आपके साथ धोखाबाजी की है? होता साहब, हमारे साथ तो अगर धोखाबाजी की तो क्या करना है उसका? इसका के साथ धोखेबाजी की समाधान क्या है? जो धान सड़ रहा है उसका समाधान क्या था? नहीं, समाधान निश्चित रूप से यह समाधान यह हो सकता था कि अगर 60 लाख मीट्रिक टन धान केंद्र की सरकार खरीद लेती, तो अभी आपको मालूम होगा कि जब से भूपेश बघेल जी की सरकार आई है तब से बड़े बड़े गोडाउन बनाने का निर्णय इस सरकार ने लिया है। पीछे तो सर, अगर उन्होंने नहीं खरीदा तो क्या ये धान इसी तरह से इस बारिश में सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, जो बाहर पड़ा हुआ है, जो 72 घंटे के अंदर संग्रहण केंद्रों तक पहुंच जाना चाहिए था? हाँ, निश्चित रूप से हम इसके बचाव में चाहे तारपोलिन में जितना बच सके या और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जितने धान का बचाव किया जा सके, वो सारे उपाय जो खुले में धान हैं उसके लिए किए जा रहे हैं। उसमें से कुछ धान जो है वो निश्चित रूप से खराब होंगे, इसको हम अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि जिन्होंने 60 लाख मीट्रिक टन खरीदने की बात करके 24 लाख मीट्रिक टन खरीदा? पहली बात। दूसरी बात, पूरे आज देश के अगर किसानों की बात करें तो विगत 1 साल से सारे के सारे देश के किसान सड़कों पर है। 500 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। उन किसानों को आतंकवादी कह देते हैं, उन किसानों को पाकिस्तान से आए कह देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी कम से कम किसानों की बात में ये तो निश्चित मान सकते हैं कि वो किसानों के रक्षक नहीं, किसानों के भक्षक हैं। एक ठीक है कि बाबूलाल जी, एक चीज तो हमने देखा इस 20 साल में, पहली बार कैप कवर को लेकर जो धान ढकने के लिए जो पॉलीथीन आती है, प्लास्टिक आती है, उसका कैप कवर को लेकर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। हाँ, यह जरूर है कैप कवर की खरीदी नहीं हो पाई, लेकिन पिछले सरकारों में कैप कवर को लेकर खूब हंगामा होता था, उस पर भ्रष्टाचार हुआ करके। धान को एक्चुअली बचाने के प्रयास क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, मेरा कहना तो ये है लोक धन। अगर ये जो पैसा लगता है, ये हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, तो इसकी सुरक्षा का तो ध्यान जो है हर एक को रखना पड़ेगा। ये लोक धन राष्ट्र की संपत्ति माना जाना चाहिए और ये सबकी जिम्मेदारी है कि इसका बचाव हो। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जब हम धान खरीदने का प्रयोजन मतलब यहाँ बीजेपी कहा हैं, हाँ। और हम धान का कटोरा वाला क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से जब हर साल खरीदते हैं तो एक ऐसी स्थायी व्यवस्था की तरफ बढ़ना चाहिए हमको। उसमें केंद्र को भी मदद करनी चाहिए क्योंकि केंद्र ही चावल खरीदता है। और जो बात ये विवाद की बता रहे हैं कि इतना मीट्रिक टन अगर ले लें तो ऐसा ना हो वैसा ना हो, ये एक तकनीकी मुद्दा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जितना भी व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था होनी चाहिए। और ये जो कह रहे हैं कि हमारे समय में नहीं होती थी, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी हमने कई बार बीजारोपण होता हुआ देखा है धानों में, और भीगते भी देखा है। बहुत सारी फोटो भी हमारे पास अभी भी मौजूद है।
वो केदार गुप्ता का ये कहना बिल्कुल गलत है कि एकदम हमारे समय कुछ होता ही नहीं था। हाँ, मैं ये मानता हूं कि इस साल जो है कुछ ज्यादा हो गया, क्योंकि बारिश का जो तरीका है इस बार का वो अप्रत्याशित हुआ है और बहुत तेज बारिश हुई है। तो आप कहना चाहते हैं 93 सकते हैं कि वो भी एक कारण हो सकता है। बाबूलाल जी, 93 लाख टन जो धान खरीदी हुई, 93 लाख टन जो धान खरीदी हुई, वही सरकार के लिए सबसे बड़ा बोझा, वही समस्या है सरकार के लिए। नहीं, देखिए, धान खरीदी का रिकॉर्ड स्थापित किया गया तो आपको व्यवस्था भी उतनी करनी थी, ये भी मैं बोलूंगा, लेकिन नहीं कर पाए आप, तो आपकी आलोचना हो रही है। निश्चित रूप से प्रमोद जी, अगर धान खरीदी की रिकॉर्ड बनानी थी तो व्यवस्था भी करना था, क्यों व्यवस्था में चूक, व्यवस्था में कमी दिख रही है? कहा जा सकता होता साहब, जिस प्रकार से 93 लाख मीट्रिक टन धान हम खरीदे हैं, उसमें से जो भी बचत धान है उसकी कैपिंग करने के लिए या उसकी सुरक्षा करने के लिए जितने संसाधन हमारे पास हो सकते थे वो भी किया, और भी खरीदी उसकी हो रही है। लेकिन ये बात आप स्पष्ट मानिए कि हम इन धानों को बचाने के लिए जितनी ताकत हो सकती है वो सारे प्रकार के हम लगा रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में आपको पता है कि बहुत सारे प्लांट बंद थे, हमको जिस प्रकार के पॉलीथीन को यूज किया जाना है उस क्वालिटी का पॉलीथीन खरीदना, उनका ऑर्डर देना, समय सीमा में वो नहीं मिलना, ऐसे बहुत सारे कारण रहे जिसके कारण थोड़ा सा क्वालिटी से अगर कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता तो शायद जो धान अब अंकुरित हो रहा है उससे बच गया होता। नहीं, देखिए, इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी क्वालिटी, जो जिस क्वालिटी की हमको रक्षा करने के लिए पॉलीथीन की आवश्यकता होती है, उस ग्रेड का, उस मोटाई का हमको वो रखना पड़ता है। इन सब के चलते निश्चित रूप से मैं इसे अस्वीकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार ने 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदा, ये अपने आप में इस देश में रिकॉर्ड है। और 28 राज्यों में अगर सर्वाधिक, केदार जी एक बात बताएं, खुशहाल में है अगर जी केदार जी एक बात मुझे बताइए, अगर धान चावल अगर 3,24 लाख टन धान चावल नहीं दे पाई एक साल में किन्हीं भी कारण से, तो अगले साल में आपने 60 लाख का वादा किए, आप ही के 60 लाख के चक्कर में इन्होंने 93 लाख टन धान खरीद लिए और आपने मुकर गए। देखिए, होता साहब, संघीय व्यवस्था है और केंद्र का क्या काम है, राज्य का काम है, ये हम सब अच्छे से समझते हैं, अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से। और आपके दर्शकों को मैं दिग्भ्रमित होने नहीं देना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं कि 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, 10 वर्षों तक मनमोहन की सरकार थी, 24 लाख टन धान ही लिया, और डॉक्टर रमन सिंह जी ने कभी ऊप नहीं किया कि हम किसानों का धान छत्तीसगढ़ में नहीं खरीदेंगे। 24 लाख से कभी नहीं बढ़ना चाहिए। मैं आपसे केदार जी, आप ये कहना चाहते हैं कि 24 लाख टन से भी पूरा आप अगर जवाब नहीं लेंगे तो मैं आगे के बोलिए, प्रश्न का जवाब आपके कैसे दे पाऊंगा। मैं मुझे पूरा कहने तो दीजिए। आपके तो बोलिए सारे होते हैं, और मैं कहता हूं कि जब वो सरकार ने खरीद लिया, कभी हम दिल्ली और केंद्र की बात नहीं की, हमारी जिम्मेदारी थी ना, हम खरीदते गए। अरे 150 बारातियों को बुला लिया तो शादी के लिए बुलाया था ना, और फेरे ही नहीं हो पा रहे हैं। ये तो हाल इस सरकार का है, आधी अधूरी तैयारी है, कहते हैं मोटा और पतला पॉलीथीन लेना था। अरे 72 घंटे का समय, कुछ नियम मर्यादा है सरकार के पास काम करने की। 72 घंटे में संग्रह, खरीदी केंद्र से संग्रहण केंद्र में जाना चाहिए। और मैं वो ठीक है, आपके वो 72 घंटे में इन लोग उठाव नहीं कर पाए, इनकी कमजोरी है। और दिसंबर तो क्या है ये, केंद्र सरकार, अरे कुछ अपने काम है ना शासन के, कि नहीं है? यहाँ क्या ट्रांसपोर्टिंग बंद हो गई थी और 3,40,000 टन पिछले साल का नहीं दिया, और इस साल की बात करते हैं। आज जो आपको पीडीएस में उठाना है वो नहीं उठा पाया, तो निश्चित रूप से जो सरकार, केंद्र सरकार ने नहीं किया, नहीं बीजेपी ने कोई खेल खेल दी क्या? कांग्रेस ये कह रही है, रविंद्र चौबे का बयान है कि केंद्र की अड़ियल रवैया है। मैं कह तो रहा हूं, बीजेपी का खेल होता है कि नहीं होता है, ये किसान जानते हैं। एक भी किसान हड़ताल में नहीं है छत्तीसगढ़ का। जो बात कर रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसान बैठे हैं, 500 मर गए, छत्तीसगढ़ में नहीं है। और कौन सा खेल? 24 लाख टन जाएंगे सर, राज्यपाल के पास जा रहे हैं उन लोग, तीनों कानून के खिलाफ राज्यपाल के पास जा रहे हैं। यहाँ पे भी होता साहब, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो भी काम कर रही है वो सामने होना चाहिए और उसकी चर्चा होनी चाहिए। उसके पक्ष के लोग उसकी बात रख देंगे। मैं कह रहा हूं आपको, पिछले बार 28 लाख टन कहा तो 3,40,000
लाख टन अभी तक नहीं दे पाए और बोलते हैं कि बढ़ाया नहीं। तो ये ठीक है। 2500 में खरीद रहे हैं। मैं किसान बाबूलाल भाइयों जी को बताना चाहता हूं, ये जो और बात कह रहे हैं खरीद रहे केदार जी, ठीक है, केदार जी जो बात कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कोई इस तरह का भूमिका नहीं रखती, केंद्र सरकार नहीं रखती, क्या बीजेपी ने कोई खेल खेल दिया? क्योंकि जिस हिसाब से रुक गई है 60 लाख टन चावल का मतलब होता है लगभग 90 लाख टन धान। 90 लाख टन धान का मिलिंग होगा तो लगभग 60 लाख टन चावल निकलेगा, और वो चावल लेने के बजाय 23-24 लाख टन पे केंद्र रोक लगा दी। तो क्या ये बीजेपी की कोई खेला थी? देखिए, खेल है खेल नहीं है ये तो राजनीतिक रूप से आप समझिए, उसको समझ। मैं कंक्लूड एक बात को करता हूं, मैं कंक्लूड करता हूं एक बात को कि राज्य सरकार को तो राष्ट्रीय इसका स्थायी सुरक्षा का इंतजाम करना ही चाहिए इस चीज का, क्योंकि हर साल उसको खरीदना है। लेकिन साथ ही केंद्र को भी विचार करना चाहिए, आखिर ये देश का ही तो नुकसान है, ये राष्ट्र का नुकसान है। मेरा सवाल बीजेपी पे था, केंद्र राज्य पे नहीं था। जैसे बेकार जाता है, संघीय ढांचा ये पे राष्ट्र का नुकसान है। पॉलिटिकली उस पे मेरा सवाल पॉलिटिकल है, बोल रहा मेरा सवाल पॉलिटिकल है। मैं तो कह रहा हूं, अरे कांग्रेसियों का खेल है होता साहब, ठीक से पूछो आप, कांग्रेसियों का खेल है। ये 2500 में खरीद के सड़ा के इसको 400 में बेचना चाहते हैं। लेकिन सब लेकिन आ रहा केदार है। जी, ये 1200 लेकिन केदार जी, में अच्छा कांग्रेस तो था। पहले भी बाबूलाल जी, कहती आ रही है कि बोनस के मसले को लेकर जो उलझाया गया केंद्रीय मंत्री को जाकर, उसके बाद ही तो स्थिति ये निर्मित हुई ना। नहीं, देखिए, उलझाने से नियम नहीं बदल जाएंगे साहब। जो केंद्र सरकार के नियम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर है। मैं जाके बोलूंगा इसको बदल दो छत्तीसगढ़ के लिए, हो जाएगा। तो फिर हम वादे से ऐसे ही मुकर जाएंगे सर। आज मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या अलग अलग प्रदेशों के लिए अलग नीति बना देगी केंद्र सरकार की? छत्तीसगढ़ में ये होगा, पंजाब में ये होगा, महाराष्ट्र में ये होगा। ऐसी सरकार नहीं बैठी है। तो 60 लाख बोल के क्यों मुकर गए सर? पूरे देश के लिए एक नियम है, और मैं किसान भाइयों को बताना बाबूलाल जी को यही तो मैं जानना चाहता हूं बाबूलाल जी से। सर फिर वादा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि समय का अभाव का है। होता सर, एक कंक्लूड जवाब चाहिए होता सर। देखिए, निश्चित रूप से धान एक राजनीतिक मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, और शायद इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में 70 सीट लेकर भूपेश बघेल सरकार बनाना। इसीलिए ये बात को बीजेपी भी अच्छी भली बात ही समझती है, और केंद्र सरकार भी, और वो इस बात को लेकर भी जानते हैं अगर धान का उठाव नहीं होगा तो हो सकता है कांग्रेस को वो माइनस होगा। शायद यही कारण है कि ये जो खेला है ये कहीं ना कहीं पर्दा के पीछे किया जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ये तैयारी 2023 की तो नहीं, लेकिन इसके बीच न जाने 2-3 सालों तक किसान का ये अनाज किस तरह से सड़ता रहेगा, उसके लिए कोई व्यापक व्यवस्था हो पाती है नहीं हो पाती है, आने वाला वक्त बताएगा। खैर, चूंकि समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ आज के इस खास मुद्दे में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।